आप लोगों ने दिसंबर में दिया होगा AFC, उसके बाद आप लोगों ने फास्ट ट्रैक नहीं दिया या फास्ट ट्रैक देने की कोशिश की और आपको करीब जाके एहसास हुआ कि ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आपने फास्ट ट्रैक भी नहीं दिया तो कहाँ थे आप लोग? इसका मतलब आप लोग यशी कर रहे थे, ठीक है। आप लोग सिर्फ अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, यूट्यूब पे जगह जगह सर्च करते थे कि इंट्रो टू अकाउंटिंग मिल जाए, अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएं या कुछ और इस तरह से। तो मैं समझना ये चाह रहा था कि क्या सामने वाले लोग उतने ही ठंडे हैं जितना मैंने जहन में रखा हुआ है या उससे ज़्यादा? तो बातें करते करते मुझे एहसास हुआ कि जिन्होंने दिसंबर में इम्तिहान दिया हो वो जिनमें से अक्सर की FSC भी एग्जाम्प्ट हुई हो। एक आध ईयर तो आपका एग्जाम्प्ट हुआ है। तो इसका मतलब है आपने बहुत अरसे पहले सही वाला पढ़ा था कभी। क्योंकि जो नए PRC वाले हैं वो 2 सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, इंट्रो में और QM में। आप हैं AFC वाले, तो आपने उधर भी खुदा ना खास्ता सिर्फ QM ही पढ़ी होगी, कहीं IT तो नहीं पढ़ने की कोशिश करते रह गए। फंक्शनल इंग्लिश को तो टाइम दिया होगा। तो अगेन मैं थोड़ी सी पॉपुलेशन को आइडिया लगा रहा था, तो मुझे समझ आ गया है कि ये इस वक्त ठंडी तरीन पॉपुलेशन, ठंडी तरीन इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को भी पता ही नहीं है कि CA की असल दिक्कत क्या है। ये बहुत बड़ा धोखा होता है कैप में। और इस टाइम पे आपको नज़र आएगा कि एक हफ्ते तक मैं सरजवाद आप लोगों का ये पुराना बुखार ख़त्म करने की कोशिश करते रहेंगे। वो जो आप लोग बहुत ही चिल माहौल में आ रहे हैं ना, रिलैक्स एनवायरनमेंट की, ठीक है जी CA शुरू किया था तो सोचा था दिन में 17 घंटे पढ़ेंगे। जब AFC देखा तो समझ आया कि इसमें तो सिर्फ QM पढ़ने वाला है, और उसके बाद वो 17 घंटे महदूद होकर 3 घंटे पे आ गए, जिनमें से 2 घंटे 50 मिनट QM होता था, बाकी 10 मिनट बाकियों की किताबें देखते थे। आप सोचते थे तो वीकेंड पे पढ़ लूँगा मैं। वीकेंड आता था तो आप कहते थे पेपर कौन सा भी है, अगले वीकेंड पे पढ़ लूँगा। तो पॉइंट ये है कि आप लोगों ने आज तक जो पढ़ा है वो QM है। मेरे ख्याल में पिछले 3 साल में काबिल ज़िक्र जो आपने को काम किया है वो QM पढ़ना है। तो अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि QM अकेला जिस डिफ़िकल्टी लेवल का था, कम से कम उतनी डिफ़िकल्टी लेवल का हर पेपर कैफ का है, या उससे ज़्यादा है या उसके बराबर है। तो वहाँ आप 4 पेपर उठाते थे तो 1 पढ़ना होता था, यहाँ आप 3 पेपर उठाते हैं और तीनों पढ़ने होते हैं। तो एक सवाल हमें अक्सर आता है कि जी हमने जो है वो AFC में 4 पेपर पास कर लिए हैं और हमारे वालिदैन हमसे बड़े खुश हैं, तो क्या अब हम कैफ के 5 पेपर उठा लें? ये तो ICAP ने ब्रेक लगवा दी, ग्रुप A और ग्रुप B वो कर दिया। नहीं तो पहले तो बच्चे जब शुरू होते तो ख़त्म ही नहीं होते थे। तो अब ICAP ने थोड़ा सा उस पर ब्रेक लगा दी। तो एक बात मैं आपको बता दूं, आप में से कोई अगर जज्बाती हो के 4 पेपर उठा रहा है तो ऐसा मत करें। शुरू के पेपर्स का पास रेट आगे वाले पेपर्स के पास रेट से थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब है, बल्कि शुरू वाले पेपर्स में दिक्कत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। आप लोगों को अभी आइडिया नहीं है, जो आप FR1 पढ़ रहे हैं ना, ये 1 नहीं 1.5 पेपर है। अगर आप AFC करके आए हैं तो दिस इज़ श्योर कि आप लोगों का अकाउंटिंग का बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं बना हुआ, अनलेस कि आप ICOM वगैरह करके आए हों। और अगर आप ICOM वगैरह करके आए हैं तो और ख़तरे की बात है, क्योंकि वो और तरह की अकाउंटिंग होती है। तो इसलिए एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि असूलन 3 से ज़्यादा पेपर नहीं उठाने, पहली बात। दूसरी बात, वो गलती नहीं करनी जो आपके बुज़ुर्गों ने की। जो इससे पिछले सेशन में लोग आए, हम उन्हें कहते रह गए कि भाई आप लोग जो है वो FR1 टैक्स के साथ तीसरा पेपर लॉ उठाएं, कॉस्ट मत उठाएं। तो अक्सर लोगों ने कॉस्ट का पेपर उठा लिया और फिर सेशन के एंड के करीब जो है वो उनको शिफ्ट करना पड़ा। तो आइडियली आप लोगों को जो है वो इस वक्त 3 पेपर जो देने हैं वो FR1, टैक्स और B लॉ। इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा ना कीजिएगा। एक छोटा सा मशवरा, बजाय इसके कि आप टक्कर खा के सीखें समझें, आपके लिए लाइफ में पहली दफ़ा होगा। आप कहेंगे सर मैं चैलेंजिंग इंसान हूँ, मैं 4 पेपर इकट्ठे पढ़ा देता हूँ और ज़बरदस्त पढ़ता हूँ, सारा कुछ है। आप पहली दफ़ा ज़िंदगी में ये इरादा कर रहे हैं। हमारे सामने हर दफ़ा सैकड़ों लोग इस तरह का इरादा करते हुए नजर आए और पेपर के करीब हमने उनको परेशान भी देख लिया। तो बजाय इसके कि आप भी टक्कर मार के सीखें, उन लोगों से पूछ लें जिनके सामने ऑलरेडी टकराए हुए लोग आते हैं और जो उनको देख के बताते हैं कि हाँ भाई ये आपने सही नहीं किया। तो सबसे पहले तो 3 पेपर उठाएं, 4 मत उठाएं। ये मत सोचें कि जी दिसंबर मैंने AFC दे दिया था, मैंने तो इतना टाइम ज़ाया कर दिया। अगर ये सोच रहे थे तो फास्ट ट्रैक दे देते उस वक्त। अगर उस वक्त फास्ट ट्रैक नहीं दिया तो इसका मतलब है आपने खुद से ये चूज़ किया था कि कोई बात नहीं, मैं आगे चीज़ों को लेके चलूँगा। अगर आप उस वक्त से लेके अभी तक भी अकाउंटिंग पढ़ रहे थे ना, तो जब एक पेपर का इम्तिहान नहीं देना होता ना, तो आप उसको पढ़ते और तरह से।
तो अगर आप लोग दिसंबर से अब तक अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो मेरा अभी भी यही मानना है कि अगर आपको FR1 के पेपर में बेसिक अकाउंटिंग का सवाल भी दे दिया जाए तो आपको इतना आराम से नहीं समझ आएगा। तो ये जहन में मत रखें कि आपने कहीं यूट्यूब से अकाउंटिंग सीखी है या कोई फ्री बैच देखा है या इस तरह से करके। अलग अलग कॉलेजेस ने अलग अलग तरह के बैचेस वहाँ पे डाले। तो ज़ीरो पे अपने आप को रख के सोचना है और फिर यहाँ से सफ़र शुरू करना है इंशाल्लाह। तो FR1 एक नहीं 1.5 पेपर है। तो अगर आप 2 पेपर दे रहे हैं जिनमें से एक FR1 है तो भी सही है, और अगर आप 3 पेपर दे रहे हैं जिनमें से एक FR1 है तो भी ठीक है। 3 पेपर दे रहे हैं तो फिर अगले 2 रिलैक्स होने चाहिए। टैक्स और बी लॉ थोड़े से लाइट वेट सब्जेक्ट हैं FR1 की निस्बत। डन। तो सबसे पहले तो 3 पेपर। दूसरी चीज़, AFC वाला माहौल यहाँ रिपीट नहीं करना। AFC में आप लोगों का वाकई ही शुगल चल रहा होता है। आप लोग ताज़ा CA में आए होते हैं और उसके बाद आपको समझ आता है कि बस एक आध सब्जेक्ट पढ़ने वाला है। यहाँ पे आपको डेली पढ़ना होगा, तीनों सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम देना होगा जो भी आप सब्जेक्ट्स लेके चल रहे हैं। तो ये जहन में रखना है। मैं थोड़ा सा आपको स्टैट्स बताता हूँ। अभी तो बिजनेस लॉ के 2 टुकड़े हो गए। पहले एक पेपर होता था बिजनेस लॉ का। तो मैं थोड़े से आपको पुराने स्टैट्स बताता हूँ कि लोग पीछे ऑन एवरेज 100% लोग एंटर हुए AFC में। AFC का इम्तिहान दिया, उनमें से आपको पता है कि QM ज़्यादा लोगों की फेल होती है। बट तकरीबन इसमें से 50% लोग आगे कैफ में आ जाते हैं। 100% लोग जाके AFC से टकराते हैं और अगले सेशन में 50% लोग कैफ में आ चुके होते हैं। ये 50 अगली दफ़ा का 100 है। ये 50% अब वो 100% पॉपुलेशन है जो कैफ में आई है। पता नहीं मैथमेटिकली आप बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे। पहले 3 पेपर जो हुआ करते थे एक ज़माने में, इको, इंट्रो और बी लॉ। इको का तकरीबन 28% के करीब रिजल्ट आता था, बी लॉ का तकरीबन 18% के करीब रिजल्ट आता था, कभी कभी 12-13 भी हो जाता था, और इंट्रो का तकरीबन कोई 37% के आसपास आता था। ये 18% ऑफ टोटल है। कितना परसेंट है? 9%। पहले 100% लोग आगे टकराए AFC को, 50% फिल्टर हो गए। जो 50% अच्छे वाले बच्चे आगे आए, वो बच्चे जो कि चारों पेपर पास कर सके, उनका 18%, यानी कि टोटल पीछे से आने वाली पॉपुलेशन का 9%। तो ये आपने जहन में रखना है कि इतना बड़ा फ़र्क आ जाता है। AFC के सब्जेक्ट्स के पास रेट IT में जनाब आपको नज़र आता है जी 67%, फंक्शनल इंग्लिश में 84%, BC में जनाब 82%, QM में 52-55%। इस तरह से इतने रिज़ल्ट यहाँ कैफ में किसी सब्जेक्ट के नहीं आते। और कैफ में अच्छे वाले बच्चे आए हैं, पीछे से इतने रिज़ल्ट आ रहे हैं उन बच्चों में से जो कुछ पढ़ने वाले हैं। यानी 82% का मतलब है हर वो बच्चा जो पढ़ने वाला था वो पास हो गया। क्योंकि 17-18% तो बहरहाल वो लोग होते हैं जो एम ही बस आ गए होते हैं और उनका दिल भी नहीं होता और बस बिला वजह जाके वो पेपर दे देते हैं। तो जितना AFC आसान था उतना ही कैफ अब आपके लिए डिफ़िकल्ट है। ICAP ने मुश्किल कर दिया। अगर ICAP डायरेक्ट आपको कैफ में एडमिशन देना तो वो जो जोश आपका है वो कैपिटलाइज हो। आप बड़े जोश में आते हैं, CA में सबसे सुना होता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, और आके आप AFC से टकरा जाते हैं। तो AFC से टकराने के बाद आप जब बहुत ठंडे हो जाते हैं ना, तो उस वक्त हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम आपको बताएं कि पहले 3 पेपर क्या करते हैं। ये मैंने पुराने पेपर इसलिए लिखे कि अभी नए पेपर की तो पहले रिजल्ट आना है, तो अभी हमारे पास उनकी परसेंटेज नहीं है, पास परसेंटेज। तो मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि शुरू के ही 3 पेपरों का ये रिजल्ट होता था जिसमें से हाईएस्ट वॉज 37%, जो हाईएस्ट होता था। तो दूसरी चीज़, पहली चीज़ ये है कि हमने 3 पेपर देने हैं, 3 से ज़्यादा नहीं देने, 3 से कम हो सकते हैं। दूसरी चीज़, हम लोगों ने AFC वाला एटीट्यूड कंटिन्यू नहीं करना, यहाँ साथ साथ पढ़ना है। और अगेन आपने AFC दिया है ठंड वाले सीज़न में, उस सीज़न में पढ़ाई भी बड़ी अच्छी हो जाती है। लंबी रातें होती हैं, सुबह फजर के बाद भी बड़ा टाइम होता है, सुकून होता है, ईज़ होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी के मसले नहीं, बहुत ज़्यादा और इस तरह के मसले नहीं। इस सेशन में अभी हफ्ते बाद रमज़ान है, एक दफ़ा ईद, फिर सेशन के बीच में फिर से एक दफ़ा ईद आ जाएगी। तो सेशन में छुट्टियां भी हैं, इस सेशन में डिस्टर्बेंस भी अच्छी खासी। तो इस सेशन में अगर आप सीरियस नहीं रहे तो वो आप वो AFC जो आपने आसान माहौल में दिया है वो वाला पैटर्न यहाँ कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। इससे पहले कि हम बिजनेस लॉ की तरफ जाएं, ओवरऑल एटीट्यूड बिल्डिंग बड़ी ज़रूरी है। तो क्या आप लोग तैयार हैं वाकई पढ़ने के लिए? सीरियस हैं?
और ये आप पहले दिन कह रहे हैं? ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस लॉ में आगे से भी पेपर पढ़ते पढ़ते पीछे से आगे पेपर दे रहे होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी मेरे सामने नए स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बस अब पहले दिन से ना सीरियस होके अच्छा वाला पढ़ना है। और इंट्रो की बेस जब तक क्लास में चल रही है ना, आपने उसमें ज़रा सी भी कोताही नहीं करनी, क्योंकि वो बेस ना बनी तो आपके 4 अकाउंटिंग के पेपर यहाँ पे हैं और फिर आगे जाके भी आपके पेपर्स हैं CFAP में, फिर MSA में। तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी बेस चाहिए। तो FR1 का जो शुरू में डिस्कशन चल रही है ना, जो FR1 प्रॉपर शुरू होने से पहले पहले जो प्री FR1 चल रहा है, उसको बहुत अच्छी तरह से फोकस करना है। पेपर की बात करते हैं। बिजनेस लॉ ये ICAP का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर हुआ करता था। पिछली बार नई स्कीम आई है तो ये सब्जेक्ट 2 हिस्सों में टूट गया, वरना इससे पहले ये सब्जेक्ट जो है वो तकरीबन 8 अटेम्प्ट्स में से 7 अटेम्प्ट सबसे गंदा रिजल्ट इसका आया था और 8वीं दफ़ा ये बराबर आया था, ये और ऑडिट सेम आए थे। तो मैं ये नहीं कहूँगा ये सेकंड नंबर पे आया था, लेकिन उस वक्त एक और सब्जेक्ट भी इसके साथ आगे खड़ा हो गया था। इसका ऑन एवरेज रिजल्ट जो है वो 18%, 13%, 22%, 23% इस तरह से चलता था। फिर ICAP ने रियलाइज़ किया कि सब्जेक्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है, फिर उन्होंने सब्जेक्ट के 2 टुकड़े किए। एक पोर्शन को यहीं रहने दिया। पहले पेपर में एक पोर्शन होता था मर्केंटाइल लॉ और दूसरा होता था सी लॉ। सी लॉ को तोड़ के एक अलग सब्जेक्ट का दर्जा दे दिया, और जो इस सब्जेक्ट है इसमें सिर्फ मर्केंटाइल लॉ के पोर्शन को, उसमें से कुछ चीज़ें माइनस की, कुछ चीज़ें प्लस की, और उसको एक पेपर बना दिया। क्वाइट इंटरेस्टिंगली जो पिछला बी लॉ होता था 50 नंबर के लिए, ये उससे छोटा पेपर बन गया। तो हुआ ये कि उन्होंने थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को रिलैक्स कर दिया, और अब वो देखना ये चाह रहे हैं कि क्या इसको रिलैक्स करने से बच्चे ज़्यादा पास हो जाते हैं या नहीं, क्योंकि ये पेपर उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग बन गया था कि ये बड़ा कम लोग पास कर पाते थे। तो अब ये थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है। रीसेंट पहली अटैम्प्ट जो अकेले पेपर की आई है, आसान अटैम्प्ट आई है। मैंने बड़े अरसे बाद एक अच्छा मज़े का पेपर देखा है जिसमें नज़र आ रहा है कि उनका इरादा है कि लोग पास करें। तो मुझे लग रहा है कि ICAP का अब इरादा बन गया है कि बिज़नेस लॉ में बस लोगों को उतनी तकलीफ़ दी जाए कि बस कुछ रीज़नेबल तवज्जो देकर इसको पास कर लें। तो बिज़नेस लॉ यानी कि मर्केंटाइल लॉ यानी कि तिजारती कवानीन, इसके अंदर हम डिफरेंट लॉज देखते हैं, डिफरेंट चीज़ें देखते हैं। थोड़ा सा एक एक करके ज़रा इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बुक्स। ICAP की अपनी ऑफिशियल स्टडी टेक्स्ट होती हैं जो वो सॉफ्ट में अवेलेबल करते हैं, और उसके बाद आपको उसका प्रिंट निकालना पड़ता है या किसी फोटोकॉपियर के पास जाके उसकी कॉपी लेनी पड़ती है। क्या ICAP अभी करंटली किताबें प्रोवाइड कर रहा है? नहीं प्रोवाइड कर रहा, वही सॉफ्ट में कर रहा है। तो इसलिए सॉफ्ट में ज़रूर उसे डाउनलोड कर लें, लेकिन खामखा प्रिंट करके या फोटोकॉपी की कॉस्ट की तरफ मत जाइएगा। ICAP की किताब का पैटर्न ये होता है कि वो एक टॉपिक लेके चलते हैं, उसकी हेडिंग देते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं जैसे एक टीचर एक्सप्लेन करता है, फिर उसमें कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, फिर कुछ और हेडिंग्स देते हैं, फिर कुछ कॉन्टेंट। तो आप 2-2.5 सफ़े पढ़ने के बाद आप फिर जब उसको अंडरलाइन करते हैं तो पता लगता है उसमें से 6 या 7 लाइनें याद करने वाली थी और बाकी सिर्फ उन्होंने माहौल बनाया हुआ था कि पाकिस्तान में ऐसा हुआ करता है कि इस तरह से करके और वैसे। तो अगर जो लोग बगैर क्लासेस लिए पढ़ रहे होते हैं वो ICAP की किताब पढ़ते हैं, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। लेकिन अगर आप क्लासेस ले रहे हैं तो उसके साथ आप कुछ शॉर्ट नोट्स के साथ, कुछ किताबों के साथ काम चला सकते हैं। तो ऐसे में मेरे ख्याल में आप लोगों के पैकेज में किताब भी शामिल होती है। मेरी वाली क्लास थोड़े से डिफरेंट पैटर्न पे है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन ये है कि आपके पैटर्न में आपको किताब कॉलेज की तरफ से मिल रही होती है। तो आप लोगों को मेरे जो नोट्स वाली किताब है वो मिल जाएगी, और उसके अंदर सारी किताब को उस फॉर्म में लिखा हुआ होता है जो याद करने के लिए आसान हो। यानी आपने समझ लिया, समझने के बाद जो याद करना है उतना उस किताब में उतना दिया हुआ होता है जितना आपने याद करना है। उससे आपको ज़्यादा वजनी भी नहीं लगता, उसमें कंप्लीटनेस भी कवर हो जाती है। फिर भी अगर आप शौक से ICAP की किताब पढ़ना चाहें, उसकी एग्जांपल्स देखना चाहें, तो आप उसे सॉफ्ट में देखते रहें, लेकिन खामखा उसके प्रिंट निकाल के या उसकी फ़ोटोकॉपी कराने का खर्चा नहीं करना। किताब पे अल्हम्दुलिल्लाह आप ट्रस्ट कर सकते हैं। पिछले सेशन तकरीबन 2500 कॉपीज़ पूरे पाकिस्तान गई हैं। तो ऑब्वियसली लोग जो है वो उसको शौक़ से पढ़ें। मतलब 2-3 ही लोग हैं जिन्होंने सब्जेक्ट पे किताब बनाई है, तो मेरी किताब उनमें से एक है। तो ये बड़ी पुरानी, काफ़ी ज़्यादा फेमस किताब है। मकसद इस वक्त अपनी तारीफ़ करना नहीं, मकसद ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट हो कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको ईजी हो कि हाँ भाई हमने टॉपिक पढ़ लिया, बस अब यहाँ से तैयार कर लिया, 100% कवर हो गया। तो ICAP की किताब ज़रूर डाउनलोड करके अपने पास रख लें। जो हम डेली पढ़ रहे हैं वो आप मेरी किताब से यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी किताब बिज़नेस लॉ मेड ईजी के नाम से, अभी चूँकि ICAP ने बस 2-3 दिन पहले वेबसाइट पे लेटेस्ट किताब अपलोड की है, और लेटेस्ट किताब में अभी तक मोटी मोटी जो चेंजेस नज़र आई हैं वो ये है कि चंद एग्जांपल जिसमें उनकी किताब में एरर था उन्होंने उसको ठीक किया है।
मैंने अपनी किताब में एग्जांपल्स या तो उनकी नहीं उठाई थी, अपनी एग्जांपल्स यूज़ की थी, या अगर उनकी एग्जांपल भी थी और उसमें कोई एरर था तो उस एरर को ठीक कर दिया था। तो बहुत सारी वो एग्जांपल्स जिनके एरर मैंने ठीक करके उनको भी रिपोर्ट किए थे, तो उन्होंने अभी जो किताब अपडेट हुई है तो उसमें नज़र आया कि उन्होंने वो सारी चीज़ें बेहतर कर दी हैं। अभी भी किताब में कुछ और छोटे छोटे से एरर्स भी हैं, बट वो एरर कॉन्टेंट्स के अंदर नहीं है, एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर है। तो ऐसे में आप जो है वो मेरी किताब आराम से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप साथ साथ पढ़ रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको मसला नहीं होगा। नहीं तो आप अपने सीनियर से पूछ लें, रादर देन कि मेरे से पूछें। मैं तो ये कहूँगा कि मेरी किताब पढ़ लें। सीनियर से पूछें तो वो आपको गाइड करेंगे कि भाई हम एंड तक जो है वो इस डाउट में ही थे कि वो किताब करें और एंड पे फिर इसी किताब पे शिफ्ट हो गए। तो आप जो है वो नोट्स वाली किताब आपसे कॉलेज शेयर कर देगा गालबन, मतलब अभी मुझे 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन गालबन आप लोगों के पैकेज में वो शामिल है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास के साथ तो ये देते हैं। मेरी वाली क्लास है ही डिफरेंट, ये ऑनलाइन नहीं है, फिजिकल क्लास है विद रिकॉर्डिंग। इसकी साथ साथ वो लोग जो कि किसी दिन एब्सेंट हो जाएं तो कम से कम उनको कैंपस इनसाइड पे उस दिन की रिकॉर्डिंग मिल जाए। सिलेबस आउटलाइन क्या है? आईके अपने सिलेबस को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। ए, इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, पाकिस्तान का आइन। हम पाकिस्तान के आइन का थोड़ा सा पोर्शन पढ़ेंगे यहाँ कि ओवरऑल पाकिस्तान का जो लीगल निज़ाम है, कानूनी ढांचा है, वो किस तरह से चलता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखने की कोशिश करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक मेन लॉ है जो कि 2 पोर्शंस के अंदर डिवाइड हुआ है, एक 20 से 25 नंबर का कंटेंट, एक 25 से 30 नंबर का कंटेंट। और देन हमारे पास अदर बिजनेस लॉज आते हैं। इन अदर बिजनेस लॉज में हमारे पास तकरीबन कोई 8 कानून है और उनका थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन हमारे सिलेबस में है। ये 35 से 52 नंबर के। राइट साइड पे हमारे पास पास पेपर एनालिसिस तो अब मौजूद नहीं है, क्योंकि ये पेपर पहली दफ़ा अकेला हुआ है पिछली ही अटैम्प्ट में। तो पिछली अटैम्प्ट में इसमें कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं। तो जो रिसेंट पेपर आया है उसमें ये 5 से 8 नंबर आई के अपने कहा था और 6 नंबर के लिए आई के अपने पेपर में पूछा। फिर इस पोर्शन को उन्होंने 20 से 25 कहा था तो तकरीबन 24 नंबर यहाँ से पूछा। 25 से 30 कहा था तो 27 नंबर यहाँ से पूछा। 35 से 52 कहा था तो तकरीबन 43 यहाँ से पूछा। तो अगर आप गौर से देखें तो तकरीबन वो एवरेज ले रहे हैं या थोड़ा बहुत, यानी कि जो उन्होंने रेंजेस दिए हैं उस रेंज को फॉलो कर रहे हैं। तो आई कैन ईजीली से कि ये पोर्शन है 5 नंबर, ये पोर्शन है 23 नंबर, ये पोर्शन है 27 नंबर और ये पोर्शन है तकरीबन 42-43 नंबर। ये रेंजेस उन्होंने इसलिए दे दी कि अगर ऊपर कहीं ऊपर नीचे हो जाए तो यहाँ उनके पास ज़रा ज़्यादा मार्जिन हो। किसी अटेम्प्ट में ऊपर से ज़्यादा सवाल पूछना चाहें तो चलो यहाँ से 35, लेकिन 35 से नीचे नहीं जाएंगे। तो ये उन्होंने रेंज बता दी जिसमें अलग अलग है। इसी रेंज के हिसाब से आपकी किताब के चैप्टर डिवाइड हुए हुए हैं। आपकी किताब में 18 चैप्टर हैं, जिनमें से एक अकेला चैप्टर है 5 नंबर की वेटेज का, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। फिर ग्रेड बी आती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियल्स, 20 से 25 नंबर के, ये 4 चैप्टर्स में डिवाइड हुए हुए हैं। इसी तरह से उसके बाद अगले 5 चैप्टर्स ये हैं और जो अदर लॉज हैं उसमें ये इन्होंने इस तरह से करके ग्रेड बनाई है। अदर लॉज में 3 चैप्टर, एक पार्टनरशिप का लॉ है, 2 चैप्टर नेगोशिएबल का लॉ है और इन 3 चैप्टर्स में छोटे छोटे 4-4 सफ़े के चैप्टर हैं। इस 3 चैप्टर्स में 6 लॉज हैं, जिन 6 लॉज का थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया है। यानी 3 चैप्टर मिला के 3 हफ्ते भी नहीं लेते और 3 हफ्ते ज़्यादा टाइम है और ये 3 चैप्टर छोटे हैं। तो ये एक ओवरऑल हमारा सिलेबस है। हम लोग शुरू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इंशाल्लाह। लीगल सिस्टम एक इंडिपेंडेंट सा एरिया है, ये कभी भी शुरू किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा खुश्क होता है तो इसको हम थोड़ा सा एंड के करीब रख रहे होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरू करेंगे, ग्रेड बी कवर करेंगे इंशाल्लाह, फिर ग्रेड सी की तरफ जाएंगे। तो ये हम सारा का सारा कवर कर चुके होंगे। कब तक? ईद से पहले इंशाल्लाह। पुलिस पड़ी हुई है हमारे पीछे, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ख़त्म करेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला अदर लॉज और इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम की तरफ आएंगे और फिर एंड पे दोबारा से पीछे जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोबारा से सारा करेंगे। जब आप यकीन कामिल की मंजिल पे भी बैठे हुए होंगे, जब आप ये सोच चुके होंगे कि माजी की पिछले 2 महीने की गलतियां रिपीट नहीं करनी जो आप पढ़ नहीं पा रहे थे, तो शुरू में लोग जज्बाती तो होते हैं, लेकिन शुरू में मुझे एक और चीज़ भी नज़र आ रही है, रमज़ान। तो लोग कभी कभी थोड़े से ठंडे पड़ जाते हैं। तो फिर हम थोड़ा आगे जाएंगे और हमें सारे को रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। शुरू में तेज़ पढ़ने की एक और रीज़न भी ये है कि ये जो आप इंट्रो पढ़ रहे होंगे, ये FR1 पढ़ रहे होंगे और जो टेक्स्ट पढ़ रहे होंगे वो थोड़ा स्लो पेस पे चल रहा होगा।
क्योंकि इस वक्त बेस बन रही होगी। तो जब वो स्लो पेस पे चल रहा है और बेस बन रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको लंबे लंबे बहुत सारे सवाल नहीं करने, छोटे छोटे से सवाल आपको डेली बेसिस पे मिल रहे होंगे। तो इसका मतलब आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा। रादर देन हम लॉ को उस वक्त तेज़ पढ़ें जब वो सब्जेक्ट भी तेज़ हुए हुए हैं, जिस वक्त वो स्लो चल रहे हैं हम तेज़ चलेंगे, जब वो तेज़ होंगे तब तक हम ख़त्म हो चुके होंगे। तो सिलेबस मुनासिब साइज़ का है, हम इसको इंशाल्लाह ताला एक प्रॉपर तरीके से इसको ड्यू टाइम देंगे और एक अच्छा रिज़ल्ट अचीव करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बस आपने FR1 प्री FR1 को ज़रूर टाइम देना है, लेकिन एट एनी गिवन टाइम इतना टाइम नहीं दे देना कि आप कैफ 4 से बिल्कुल ही अपने आप को आउट कर लें। तो ये पेपर मैंने आपको बताया हिस्टोरिकली इसमें बड़े गंदे रिजल्ट आते रहे हैं। अब टूटने के बाद पेपर तो आसान आया था, लेकिन रिजल्ट आएगा तो फिर पता लगेगा कि ICAP अब इस पेपर को लेके क्या प्लान कर रहा है। यहाँ तक बात समझ आई? बिजनेस लॉ के साथ इश्यूज़ क्या हैं, मेन इश्यूज़, इस पेपर के साथ क्या इश्यूज़ हैं, आपने थोड़ा सा अपने सीनियर से भी पूछा होगा, थोड़ा सा हम बात करते हैं। सबसे पहले कंसिडरिंग इट एन ईजी गेम। होता ये है कि आप FR1 के सिलेबस को देखते हैं, आप टेक्स्ट के ऊपर टेक्निकलिटीज़ को देखते हैं, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ना बिजनेस लॉ से प्यार हो जाता है, इतना अच्छा लगना शुरू हो जाता है कि आप इसको पढ़ना ही छोड़ देते हैं। कहते बिजनेस लॉ शुगल है, ये तो हो जाएगा। जिस दिन आप कहते हैं कि ये शुगल है, हो जाएगा, ये शुगल कर देता है। तो ये पेपर का पास रेट ख़राब रहा है। अभी तक हमारे पास पहली अटेम्प्ट अकेले इसकी रिज़ल्ट आना बाकी है। तो इसका रिज़ल्ट आने से पहले हम ये नहीं तय कर सकते कि ICAP अब बहुत रिलैक्स हो गए और अब 70% बच्चों को पास कर रहा है। अल्लाह करे रिज़ल्ट आए और बाकी 70% बच्चे पास हो गए हों, फिर ठीक है, फिर समझ भी आता है, उस वक्त रिलैक्स होना समझ आता है। लेकिन अभी हमें नहीं पता कि ICAP का अगला मिजाज इस पेपर को लेके क्या है। तो पहली बात है कि इसको आसान नहीं समझना। दूसरा मसला रिटेंशन, ये भूल जाता है। लॉ है ना, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, खुश चीज़ें हैं। अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर रहे होते हैं, आप सवाल कर रहे होते हैं, तो सवाल करते 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 आपके जहन में बैठ जाते हैं। लेकिन आपको पता है थ्योरी का एक कॉमन मसला ये है कि थ्योरी को दोहराने की ज़रूरत पड़ती है, बार बार रिटेन करना पड़ता है। तो इसमें एक प्रॉब्लम जो कॉमन आपको नज़र आएगा वो रिटेंशन का आएगा। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि इस रिटेंशन के प्रॉब्लम को आहिस्ता आहिस्ता कैसे रिजॉल्व करना है इंशाल्लाह। देन ICAP के सवाल कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ICAP में होता ही है कि अलग अलग तरह के सवाल आते हैं। आप लोग FSC के साथ ना एक यूज टू पैटर्न के आदी होते हैं कि ठीक है जी, ये चंद चैप्टर्स हैं, इनमें से सवाल आने हैं। सवाल भी देखा हुआ आता है, जवाब भी पहले से आपको पता होता है, तो आपने जवाबों के रटे मारे हुए होते हैं। यहाँ पे वो मजाक नहीं है, यहाँ सवाल देख के सवाल के मिजाज को समझ के उसके मुताबिक जवाब देना होगा। तो जब हमारा पहला वीक इंशाल्लाह गुजर चुका होगा, आप लोगों को पहला टेस्ट मिलेगा। उस पहले टेस्ट में से पहले मैं आपको नहीं बताऊंगा अपने सवालों को कैसे करना है। आप सवालों को देखेंगे, अपने अपने तरीके से उस सवाल को टक्कर मारेंगे, अपने तरीके से करने की कोशिश करेंगे। और जो वेरी नेक्स्ट क्लास होगी फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें 3 तरह के अलग अलग सवाल थे। इस तरह के सवाल को आपने इस तरह से डील करना है, इस तरह के सवाल को इस तरह से। तो डिफरेंट सवालों को डील करने का हम पैटर्न देखेंगे, लेकिन आज नहीं, इंशाल्लाह ताला 1 हफ्ते बाद देख रहे होंगे। AFC और PRC, बिजनेस लॉ के इश्यूज में AFC और PRC कहां से आ गया? तो बिजनेस लॉ का इशू नहीं है, ये एटीट्यूड का इशू है। AFC या PRC से आने वाले लोग चूँकि इतने रिलैक्स हो चुके होते हैं, बकौल मेरे इतने ठंडे हो चुके हुए होते हैं कि उसके बाद वो उस तरह से नहीं पढ़ते। तो बिजनेस लॉ इतना मुश्किल हो या ना हो, लेकिन पीछे से आने वाले बच्चे जो कि आसान पैटर्न से पढ़ के आ रहे होते हैं, वो फिर इस सब्जेक्ट को भी मुश्किल बना लेते हैं। तो एक चीज़ ज़रूर जहन में याद रखनी है कि भूल जाएं कि आपने इससे पीछे कोई आसान पेपर दिए। वो वाकई शुगल था, वो मजाक है, वो CA के नाम पे दब्बा है, वो एंट्री टेस्ट है। उसे मतलब वो असेसमेंट कहते हैं। असेसमेंट का मतलब है कि क्या ये बच्चा मोटा मोटा इस काबिल है कि चलो CA के अंदर थोड़ा सा चल जाए। तो 50-1% बच्चों को वो शुरू में फ़िल्टर कर देते हैं, जो सिरे से नैले होते हैं, जो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते, उन्हें साइड पर कर देते हैं। तो ये ICAP का पहला फ़िल्टर है, ये सर्टिफिकेशन नहीं है, ये बेसिकली असेसमेंट है। असेसमेंट ऑफ आपकी फंडामेंटल कंपिटेंस जो है कि क्या ये बंदा प्रिंसिपली कम्पिटेंट है, क्या ये इस काबिल है कि CA में आके थोड़ी सी टकरें शकरें मार ले। तो शुरू में जो बहुत ही कम मेहनती हैं उनको फ़िल्टर कर देते हैं। तो AFC वॉज अ फ़िल्टर, AFC एक इम्तिहान नहीं था, AFC सर्टिफिकेशन नहीं थी। तो आप AFC अच्छा हो जाने की बेस पे, पास होने की बेस पे ये कहीं एज्यूम नहीं कर सकते कि कैफ बड़े आराम से हो जाएगा। कैफ अच्छा खासा डिफ़िकल्ट है। शॉर्टकट सिलेक्टेड स्ट्रेटजी, ये वाले काम नहीं करने। सिलेबस आउटलाइन आपने देखी, आपको पता लग गया ये वाले चैप्टर्स में इतनी वेटेज है, ये चैप्टर्स में इतनी वेटेज है। तो होता ये है कि एग्जाम के करीब बहुत सारे सियाने आपको ये कहते हैं कि टीचर तो पागल है, उन्हें क्या पता। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये 11 चैप्टर तैयार कर लो ना 18 में से,
85% पेपर यहाँ से आ जाना है। 15% तो वैसे ही देखो तुम तैयार कर भी लेते तो तुम्हें नहीं होना था पेपर में। ये 11 चैप्टर तैयार कर लो। अच्छा, पहले वो सियाना बताता है कि 11 चैप्टर तैयार कर लो, आप उस 11 में से फिल्टर करके 2-3 और साइड पे कर देते हैं कि ये 8 में आराम से कर लूँगा। फिर थोड़ा सा फिल्टर आईकेप लगाते हैं, आईकेप उनमें से 2-3 में से सवाल नहीं पूछता, तो उनमें से 5 चैप्टर्स में से या 4 चैप्टर में से पेपर में सवाल आता है। सवाल देख के उनमें से भी कुछ आपको समझ नहीं आते, तो तकरीबन पेपर में आप जो है वो 2 या 2.5 सवाल अच्छे कर पाते हैं। तो सेलेक्टिव स्टडी की तरफ नहीं जाना, शॉर्टकट्स नहीं लगाने। तो इस पेपर के टिपिकल मसले हैं जो मैं बाद में भी आपसे शेयर करता रहूँगा कि एक तो इसको इजी गेम लोग समझते हैं, याद नहीं हो पाता, आईकेप का सवाल सॉल्व करना नहीं आता, एएफसी पीआरसी की नॉन सीरियसनेस कंटिन्यू हो रही होती है, और शॉर्टकट या सिलेक्टेड स्टडी वाली अप्रोच जो है वो अच्छा खासा तबाह कर देती है। डन। एक स्टेप आगे चलते हैं। पेपर का पैटर्न क्या है, न्यू पेपर पैटर्न क्या है? 15% एमसीक्यूज। आपके पेपर में 2 पोर्शन बने हुए होते हैं। एक पोर्शन होता है एमसीक्यूज का, जिसको आपने अलग से 15 नंबर का एमसीक्यूज का पोर्शन है। कॉमनली स्टूडेंट 20 से 25 मिनट में इस पोर्शन को बड़े आराम से कवर कर लेते हैं, और देन वो सब्जेक्टिव टाइप की तरफ आते हैं। तो जैसे बचपन में ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप होता था, उसी तरह से यहाँ पे भी है। तो 15 नंबर एमसीक्यूज के आने के बाद से इस पेपर का रिजल्ट इंप्रूव हुआ है। पहले एमसीक्यूज नहीं होते थे, तो एमसीक्यूज आपको थोड़ा सा हौसला दे देते हैं कि, और ख़ासतौर पर एमसीक्यू के लिए भी आपकी अच्छी रिटेंशन ज़रूरी होती है। दूसरा 85% सब्जेक्टिव टाइप, लिखने वाले। अब लिखने वाले सवाल नॉर्मली 2 कैटेगरीज के होते हैं। कुछ होते हैं रट्टे वाले, सीधा सीधा सवाल सीधा सीधा जवाब, और कुछ होते हैं जिसमें सवाल आपसे कुछ पूछ रहा है और आपने उसको कहीं अपने नॉलेज को बड़े खूबसूरत तरीके से अप्लाई करना है, उसको हम कहते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। तो हमने कहा 40% रट्टे वाले सवाल होंगे और 60% लॉजिकल सवाल होंगे। सुन के आपको मज़ा आएगा। एग्जैक्टली पूरे 40 नंबर इस दफ़ा रट्टे वाले थे, पूरे एग्जैक्ट 40.00। तो आईकेप ने इस रूल को यहाँ फॉलो किया। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस पेपर का मोर देन 1/3 रट्टा है, लेकिन 2/3 के करीब जो है वो लॉजिक भी है। तो समझना भी है और याद भी करना है। जो रट्टे वाले सवाल हैं उनमें से मैक्सिमम नंबर मिल जाते हैं। जो समझने वाले सवाल हैं उसके अंदर कई दफ़ा आपकी लिखाई से आप मार खा जाते हैं, कई दफ़ा कुछ और इश्यूज़ होते हैं। इन सब चीज़ों पे हम साथ साथ बात करते रहेंगे। तो ये एक ओवरऑल हमारा पेपर पैटर्न है। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे एग्जामिनर कमेंट शेयर करने लगा हूँ थोड़े से पुराने। अब प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त पेपर जो है वो इकट्ठा हुआ करता था। अब बिजनेस लॉ अलग है और कंपनी लॉ अलग। बिजनेस लॉ का पुराना नाम होता था मर्केंटाइल लॉ। मैं आपको बताता हूँ उन्होंने पेपर अलग क्यों किए हैं, ताकि आपको पता लगे कि अब आपके साथ होने क्या लगा है। 2017 के ऑटम में आईकेप ने कहा कि देखो इस दफ़ा सिर्फ 19.88% पास हुए, जबकि पिछली दफ़ा 25% पास हुए थे। और इस दुख में उन्होंने कहा कि मर्केंटाइल लॉ में लोगों ने हल्की परफॉर्मेंस दी, जबकि कंपनी लॉ के अंदर बेहतर। यानी उनका कंपनी लॉ के पोर्शन में लोग अच्छा खेले, बट मर्केंटाइल लॉ में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि बच्चों को लैक ऑफ नॉलेज था, चीज़ें याद नहीं थी, और देन उनको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं आ रहा था। प्रॉब्लम ये है कि अक्सर लोग फेल होने के बाद ना टीचर के पास आके कहते हैं सर आप बताएं मैं क्यों फेल हुआ। टीचर कहता है अच्छा पेपर कैसा किया, कहता बिंदास बेहतरीन, उड़ा के रख दिया था मैं तो, मतलब शगुफे छोड़ रहा था। पेपर तो एक एक मतलब उसका नुक्ता तक मैंने बड़ा सोच के लगाया था। बच्चा तो यही गुमान करता है अपने बारे में। अब टीचर के सामने वो पेपर भी नहीं होता। टीचर सोचता है अच्छा यार अगर तुमने इतना ही तूफानी किया था। अच्छा तुम्हें सवाल आते थे सर, सारे 8 सवाल थे, मुझे उनमें से 9 आते थे। बच्चे के तो अपने ऊपर। अब हमें नहीं पता कि बच्चे ने कहाँ मार खाई। फिर टीचर ज़्यादा ज़्यादा ही कह सकता है कि अच्छा ये जो पेपर करके आए हो ज़रा एक दफ़ा मुझे करके दिखा दो। अब जब वो बाद में करने बैठेगा तो एक तो वो सवालों की सॉल्यूशन भी देख चुका होगा, दूसरा उस वक्त वो पेपर वाली एनर्जी या उस पैटर्न में नहीं होगा। पेपर में 3 घंटे में किया था, 5 घंटे करके टीचर को देगा, टीचर कहेगा बच्चा तो बड़ा काबिल लग रहा है, पता नहीं क्यों फेल हो गया। तो टीचर से नहीं पूछें कि फेल क्यों हुआ है, उनसे पूछें जो फेल करते हैं। कौन? आईकेप। एग्जामिनर कमेंट आईकेप की वेबसाइट पे मौजूद होते हैं। हर अटेम्प्ट के कुछ अरसे बाद ये एग्जामिनर कमेंट आते हैं। इसमें सवाल बाय सवाल वो बताते हैं कि इस सवाल में टिपिकली बच्चों ने क्या गलती की। तो लेट्स आस्क द एग्जामिनर। पेपर चेक करने वालों से पूछते हैं वो किस बात पे दुखी बैठे हुए हैं। तो ये मैं आपको एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ा रहा हूँ इस सब्जेक्ट के, ताकि आपको पता लग जाए कि सब्जेक्ट के साथ हमने क्या मिजाज लेके चलना है। तो एग्जामिनर कमेंट में उन्होंने कहा कि बच्चे सी लॉ को ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, मर्केंटाइल लॉ को कम। यानी एग्जामिनर को एक दुख ये है कि बच्चों ने लॉजिकल पोर्शन को छोड़ के रट्टे वाले पोर्शन को पकड़ लिया। कंपनी लॉ तकरीबन रट्टा आया करता था। देन उसके बाद अगली अटेम्प्ट आई स्प्रिंग 18। उन्होंने कहा जी परफॉर्मेंस कंपनी लॉ में अभी भी बेटर है मर्केंटाइल लॉ से। और बच्चे क्या कर रहे हैं, सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं और थ्योरेटिकल नॉलेज सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में उनको अप्लाई नहीं करना आ रहा।
थोड़ा सा और अटेम्प्ट चेंज करते हैं। ऑटम 2018, उन्होंने कहा लो जी अब मजीद डिक्लाइन हो गया, 13.5% बच्चे पास हुए 18% के बजाय। अब सोचें 13.5%, मतलब इस क्लास में कोई सी 2 रोज इतने कम होते हैं। तो 13.5% ऑफ 50% जो अच्छे वाले बच्चे, यानी 6.75% ऑफ द वो लोग जो कि AFC में एंटर हुए थे वो सेटअप में पास हुए। अगेन उन्होंने कहा कि सी लॉ के अंदर लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, एम लॉ के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। हम स्टूडेंट से कह रहे हैं कि इक्वल इंपॉर्टेंस दें और सिनेरियो बेस्ड सवाल को समझें। उससे अगली अटेम्प्ट स्प्रिंग 19 में उन्होंने कहा जी बिलो एवरेज परफॉर्मेंस सिलेक्टिव स्टडी की वजह से थी और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की वजह से थी। ऑटम 2019 में उन्होंने कहा परफॉर्मेंस मर्केंटाइल लॉ में अभी भी अनसेटिस्फैक्ट्री है और सिलेक्टिव स्टडी मत करें और खुदा के लिए सिनेरियो बेस्ड सवाल को समझ लें। ये कहते कहते जब तंग आ गए ना, तो अगली दफ़ा स्प्रिंग 2020 में उन्होंने कहा कि भाई अब हम आपको बताते हैं सिनेरियो बेस्ड सवाल को सॉल्व कैसे करना है। उन्होंने पूरा पैटर्न दे दिया कि यार इस तरह से सॉल्व करें। इस पैटर्न पे हम लोग बात कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला पहले टेस्ट के बाद। तो ओवरऑल उनको दुख नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं लोग सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं, लोग इनकरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी इंप्रूवमेंट हुई है क्योंकि हम लोगों ने MCQs इंट्रोड्यूस करा दिए, लेकिन बच्चे अभी भी सिनेरियो बेस्ड सवाल को नहीं सॉल्व कर पा रहे। स्प्रिंग 2021 में उन्होंने कहा जी इम्प्रूवमेंट आई है, 43% लोग पास हुए हैं और अभी भी जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो सिलेक्टिव स्टडी है और सिनेरियो बेस्ड सवाल सॉल्व करना नहीं आ रहा लोगों को। 3 गम उनके, एक लोग एमलॉ अच्छा तैयार नहीं कर रहे, दूसरा सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं, तीसरा सिनेरियो सॉल्व नहीं करना आता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बी लॉ को अलग कर दिया। उन्होंने कहा भी अकेला पेपर है, ये पास करो फिर आगे जाओ, और ग्रुप ए में रख दिया। तो अब बच्चे के लिए मजबूरी बन गई कि अब उसको खाली मर्केंटाइल लॉ यानी खाली बिजनेस लॉ को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा और अब सिलेक्टिव स्टडी भी नहीं कर सकता। सिलेबस को स्प्रेड कर दिया। आपने देखा सिलेबस ऐसे करके सारे चैप्टर्स में स्प्रेड हुआ था, कोई भी चैप्टर छोड़ने का नहीं सोच सकते आप, नहीं तो आपका कोई ना कोई एरिया मिस हो जाएगा। तो अब उन्होंने सिलेक्टिव स्टडी और ये वाले मसले ख़त्म कर दिए। अब एक ही मसला है जिसपे वो आपको शिकस्त दे सकते हैं, सिनेरियो बेस्ड सवाल। तो इसके ऊपर हम बात कर रहे होंगे कि सिनेरियो आए तो हमने उसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ तक हम एग्जामिनर कमेंट्स को थोड़ा सा देखने की कोशिश कर रहे थे। एक स्टेप आगे चलते हैं। ऑटम 21 में भी आया फिर सिलेक्टिव स्टडी और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। ये एग्जामिनर चीख के बोल रहा है, ये वो शख्स है जो पेपर चेक कर रहा है और ये हर दफ़ा बता रहा है कि क्या मसले आ रहे हैं। तो हर दफ़ा हमें ICAP में अपीयर होने से पहले ही पता है कि उसको दुख किस बात का है। तो ये 2 काम हमने नहीं करने, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है और दूसरा सिनेरियो बेस्ड सवाल की अच्छी प्रैक्टिस करके जानी है। ओवरऑल टिप्स एंड टेक्निक्स, करना क्या है, पढ़ना कैसे है, हमारा डेली का क्या पैटर्न होगा, वो सारी बातें साइड पे। पेपर के पैटर्न या पेपर की अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड आप में से किसी का कोई सवाल, कोई बात जो कंफ्यूज कर रही हो, फिर मैं बताऊंगा कि हम लोग क्लास में किस पैटर्न पे पढ़े होंगे, डेली की क्या प्रैक्टिस होगी वगैरह वगैरह। कोई सवाल? कोई सवाल नहीं, पक्की बात है, घबराए तो नहीं बैठे। अगर लो जी मैं तो AFC पास करके मैं तो बड़ा चैंपियन समझ रहा था अपने आप को, तो आते ही इन्होंने कह दिया लो जी तुम तो पता नहीं क्या कचरा करके आए हो। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप लोगों ने बड़ा अच्छे तरीके से एंट्री टेस्ट क्लियर कर लिया। हम अनफॉर्चुनेटली हम उसको एंट्री टेस्ट से ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, वो सिर्फ एक असेसमेंट है। आप उस असेसमेंट से गुजरे, ICAP को लगा कि आप लोग इस काबिल है कि थोड़ा आगे चले जाएं, आप में कुछ मेहनत करने की वो है, कैपेसिटी है, आप कर सकते हैं, तो अब वो मेहनत करके दिखानी है। अब ओवरऑल टिप्स की बात करते हैं, हमने करना क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने डेली पढ़ना है। यहाँ पे हाँ डस्टर तो इस्तेमाल नहीं हुआ होगा कई अरसे से, वहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। और यस, दूर वाले लोग बताइएगा शेड तो नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ। क्लियर लिखा नज़र आ रहा है? ठीक है। डेली पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है। किसी भी दिन ये नहीं सोचना कि अच्छा चलो एक काम करता हूँ, आज अकाउंटिंग के ज़्यादा सवाल मिले हुए हैं, लॉ को कल पढ़ लूँगा, कल और आज का जोड़ लेता हूँ, ऐसा नहीं करना। मैं तकलीफ़ नहीं दूँगा ज़्यादा। यानी यहाँ आपको ना 2 कौमी नज़रिया वाज़े नज़र आ रहा होगा। एक तरफ आपकी अकाउंटिंग की क्लास होगी जो 1.5 घंटे की होगी, वो शुरू होगी तो ख़त्म ही नहीं हो रही होगी।
फिर उसके बाद वो मंडे को चल रही होगी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो आप सोच रहे होंगे कि हाँ नॉर्मली टीचर ज़्यादा जज्बाती होगा तो 6 दिन पढ़ाता होगा। तकरीबन 3 हफ्ते बाद या से 4 हफ्ते बाद आप संडे को भी पढ़ना शुरू कर देंगे। और संडे वाली क्लास हो सकता है 2 से 2.5 घंटे पे जा रही हो। बल्कि आपकी तो करंट क्लास भी, आप लोग किस वाले में आए होंगे? आप तो कंबाइंड वाले में आए होंगे ना, वो वैसे ही मेरे ख्याल में 2 घंटे की होगी अभी। ठीक है, तो ये 2 घंटे मिनिमम टाइम है जो आपने ध्यान में रखना है। और ये 6 डेज तो अभी नज़र आ रहा है, जब आपकी फ़ीस वगैरह आ चुकी होगी, जब सारे एडमिशन्स हो चुके होंगे, जब आप टीचर से ज़्यादा ऑफेंसिव होने की पोजीशन में नहीं आएंगे, तो फिर आपका संडे भी ऑन हो जाएगा। तो 2 कौमी नज़रिए से क्या मुराद है? एक तरफ इतना जुल्म, वो आपके लिए ज़रूरी है और हम चाहते हैं कि वो जुल्म हो, क्योंकि FR1 की बेस बनाए बगैर CA आपका अच्छे तरीके से नहीं होना। फिर आ जाता है ये गरीब कमज़ोर सब्जेक्ट। अब अगर मैं भी 6-7 दिन आपको पढ़ाऊँ तो आपने तो आवाज़ार हो जाना है, और ऊपर से इतना हमने पढ़ लिया खुदा ना खास्ता, तो हम तो ईद तक, पहली ईद तक सिलेबस ख़त्म कर चुके होंगे। तो यहाँ आपको सांस लेने के लिए हमारा सब्जेक्ट नज़र आएगा। इसको आपने डेली तो पढ़ना है, लेकिन मैं नॉर्मली कहता हूँ कि आपने इसको 50 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ना। अगर डेली किया जाए तो बस, अगर डेली किया जाए, ये बात बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊँ, CA में जो आके डेली पढ़ते हैं उनको ऑन एवरेज 3 से 4 घंटे पढ़ना पड़ता है बस, और ये वाकई बस है। लेकिन जो डेली 3-4 घंटे नहीं पढ़ते उनको फिर बहुत पढ़ना पड़ता है। अगर आप हर दिन का काम उस दिन घर जाके सही से कर लेते हैं और प्रॉपर फोकस से कर लेते हैं तो फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉपर फोकस भी नहीं होता। 3-4 घंटे का मतलब है मोबाइल से दूर 3-4 घंटे। थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन इतना इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने देखा है लोग 10 घंटे तक मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं और किताबें भी खुली हुई हैं। ना मोबाइल पे सही से एंजॉय कर पाते हैं, मतलब वो फेसबुक की एक तरफ नोटिफिकेशन देख रहे हैं, दूसरी तरफ सोच रहे हैं यार ये अभी लॉ याद किया था फिर भूल गया। सवाल चल रहा है, सवाल चलते चलते एकदम से आवाज़ आई टू, आपने कहा हाँ लाइक आया होगा, फ़ौरन से गए वहाँ जाके देखा लाइक, अच्छा इस बंदे, अच्छा इसकी क्या प्रोफाइल है, अच्छा इसके कौन कौन से दोस्त हैं, अच्छा वो एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। तो करें, ये सब एंजॉय करें, आपका राइट है, हर कोई मोबाइल को यूज़ कर रहा है, लेकिन डिफाइन कर लें। आप उन 10 घंटों में से 6 घंटे प्योर मोबाइल को टाइम दे दें तो 4 घंटे प्योर पढ़ाई के लिए निकाल लें। यकीन मानने से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप लोग अभी CA में आए हैं, असल में मैं FC को तो पार्टी नहीं मानता ना, वो तो एक एंटी टेस्ट था। तो अभी आप लोग CA में आए हैं ताज़ा, आज अगर ये बात समझ लेंगे तो आज से 10-12 साल बाद मैं आपको समझा नहीं रहूँगा, अगर आप आज समझ लेंगे। वो बात ये है कि हर दिन का हर दिन पढ़ लें। जो साथ साथ पढ़ता है उसको तकलीफ़ नहीं होती, तकलीफ़ उन्हें होती है जो पेंडिंग लेक्चर्स इकट्ठे कर लेते हैं। तकलीफ़ उन्हें होती है जो कि एक दिन का काम अगले दिन पे डाल देते हैं। तो एक दिन अगर घर जाके आपने 1.5 घंटे पढ़ना था एक सब्जेक्ट, तो अगले दिन 3 घंटे नहीं, वो 5-6 घंटे पे बात चली जाएगी। एक दिमाग की भी एक टाइम होता है जब तक वो एब्जॉर्ब कर सकता है चीज़ों को। तो जो डेली पढ़ रहा है ना, वो 50 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ेगा। क्योंकि होना क्या है, होना ये है कि मैंने क्लास में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बताने हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स की स्लाइड भी साथ साथ चल रही हुआ करेगी, और एग्जैक्टली वो स्लाइड निकली होगी मेरी अपनी किताब से। तो जब आप घर जाके मेरी किताब पढ़े होंगे तो उसमें आपको वही सब नज़र आएगा जो आपने सामने स्क्रीन पे देखा था। तो जो पढ़ने बैठेंगे तो वो तो ऐसे करके फुर ख़त्म हो जाएगा फ़ौरन से। तो फिर 50 मिनट भी शायद ज़्यादा है, लेकिन 50 मिनट फिर आपने देने हैं। फिर 50 मिनट कैसे पूरे करने हैं, उसको रजिस्टर पर लिखना है। मेरा नोट्स हैंडआउट सामने रखे, और जो हमने उस दिन पढ़ा है, 1 सफ़ा पढ़ा, 1.5 सफ़ा पढ़ा, आधा सफ़ा पढ़ा, जितना भी हमने पढ़ा है उसको आपने रजिस्टर पे नीट एंड क्लीन करके लिख लेना है। रजिस्टर में मिक्सिंग नहीं करनी है। अक्सर लोगों की आदत होती है वो एक रजिस्टर पकड़ते हैं, उसी भी अकाउंटिंग के सवाल भी कर रहे हैं, उसी भी थ्योरी भी कर रहे हैं, उसी भी सारी चीज़ें। एक सेपरेट क्यूट सा प्यारा सा रजिस्टर परचेज़ कर लेना है। बुक शॉप वालों से जाके कहना है आपके पास पतले साइज़ के रजिस्टर्स में से कौन से रजिस्टर मौजूद है। एक ऐसा रजिस्टर जिसमें 110-120 सफ़े हों, वो रजिस्टर पकड़ना है। सेशन ख़त्म हो जाएगा, रजिस्टर इंशाल्लाह ख़त्म नहीं होगा। बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। मेरी किताब के 70 पेजेस में कंटेंट्स हैं सारे जो याद करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने सेशन एंड के करीब पॉकेट नोट्स जो दिए थे वो 90 पेजेस का, मतलब 1/4 ऑफ अ पेज 90 पेजेस में पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है पॉकेट साइज़ किताब के अंदर। तो सिलेबस ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर साथ साथ नहीं पढ़ रहे तो सिलेबस हैवी होता जाएगा और फिर आपके लिए उसको कवर करना मुश्किल होता चला जाएगा।
तो ये दूसरी टिप जहन में ये रहेगी कि आपने रजिस्टर मेंटेन करना है, डेली पढ़ना है, 50 मिनट पढ़ना है, रजिस्टर मेंटेन करना है और उस पर छापा लगा देना है। मेरे नोट सामने रखे, एज इट इज़ उसको छाप दिया। जब आप लिख रहे होंगे तो लेक्चर आपके जहन में होगा, लेक्चर के अंदर आपने वही अल्फाज देखे हैं। जब आप अपने रजिस्टर पे लिख लेंगे तो आप देखेंगे कि 50 मिनट में अभी भी 5-10 मिनट रहते हैं, तो सिर्फ आप उसको 5-10 मिनट में दोहराएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो आज ही मेरे जहन में बैठ गया। और नहीं भी बैठा कोई मसला नहीं, हर दिन बहुत ज़्यादा रटा नहीं लगाना। 50 मिनट का टारगेट है, 50 मिनट से ज़्यादा लॉ पढ़ेंगे तो आवाज़ार होंगे। जब वीकेंड आएगा तो फिर हर वीकेंड पे आपको एक टेस्ट मिला करेगा इंशाल्लाह। वो मंडे वाले दिन वीकेंड गुजार के हुआ करेगा। अब आप सैटरडे संडे उनमें से कोई एक दिन आइडेंटिफाई करके उस एक दिन 3 से 4 घंटे उस चैप्टर को याद करने पे लगाने हैं, या उस पोर्शन को जो हमने उस वीक में पढ़ा होगा इंशाल्लाह। तो ये दूसरी टिप है जो हमने जहन में रखनी है। तीसरी चीज़, टेस्ट लाजमी देने हैं। सेशन में हम टोटल मिला के कोई 31-32 के करीब टेस्ट ले रहे होंगे इंशाल्लाह। वो लोग जिनको राइटिंग का प्रॉब्लम है, वो लोग जिनको समझ नहीं आ रही है हम कैसे लिखेंगे, जब वो इतनी दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, हर दफ़ा कुछ अनसीन सवाल देखेंगे, उनको ट्राई करेंगे और हर अगले दिन मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ कि इस सवाल में ऐसे लिखना था, इस सवाल में ये चीज़ें कवर करनी थी, तो इंशाल्लाह ताला आपकी रिटन असेसमेंट भी बेहतर हो जाएगी, आपकी रिटन जो प्रेजेंटेशन है वो भी बेहतर हो जाएगी। जी क्या चीज़? सवाल बड़ा कीमती है कि क्या पेनल्टीज़ चार्ज होंगी। पुराने ज़माने में, काफ़ी पुराने ज़माने में जब खाली फिज़िकल दौर हुआ करता था तो उस वक्त हमने टेस्टों पे फ़ाइन रखे होते थे, क्योंकि अगर हम कहें ना टेस्ट देने हैं तो उस दिन बच्चे आम तातील के तौर पे मनाते हैं। तो फिर हम टेस्ट पे पेनल्टी रखते थे कि जो एब्सेंट है उसको 100 रुपीज़ फ़ाइन हो गई इस तरह से, और क्लास के शुरू में बाहर एक नुमाइंदा खड़ा होता था, वही बच्चा अंदर आ सकता था जो टेस्ट में प्रेजेंट था। लेकिन ये वो ज़माना था जब लोग प्योर फिज़िकल के आदी थे। अभी प्रॉब्लम ये है कि कॉलेज को आप लोगों के मिजाज को देखते हुए हाइब्रिड मोड की तरफ जाना पड़ रहा है। अक्सर क्लासेस ऐसी हैं जो लाइव रिले भी हो रही होती हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन ये क्लास हम लोगों ने प्योर फिजिकल प्लान की थी और देन कॉलेज ने कहा कि सर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि बीच में हफ्ते में 2-3 छुट्टियां इस इरादे से कर लेते हैं कि कोई बात नहीं हमें रिकॉर्डिंग तो बाद में मिल जाएगी, और वो रात में कई दफ़ा रिकॉर्डिंग देख भी लेते हैं। तो फिर हमें ये रिकॉर्डिंग का सेटअप क्लास में करना पड़ा कि साथ साथ जो है वो उसकी चीज़ों की रिकॉर्डिंग भी होती रहे, और वो लोग जिनका कोई दिन स्किप हो गया है वो उस दिन जो है वो आके रिकॉर्डिंग देख ले। और मुझे स्किप करने वाला टेंडेंसी तो अभी से ही नज़र आ रही है, क्योंकि अभी भी कमरे में कुर्सियाँ खाली हैं, जबकि इस वक्त जितनी कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं उसके आसपास के एडमिशन हुए हुए हैं। तो अभी गुमान ये है कि वो बच्चे सोच रहे हैं कि चलो हम बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, या खुदा ना खासा कुछ ऐसे बच्चे हैं जो खाली रिकॉर्डिंग के लिए आए हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूं, अगर किसी दिन रिकॉर्डिंग ना हो सकी तो इंतज़ामिया की कोई जिम्मेदारी नहीं। ये कैमरे वाले हज़रात दोस्तों, आप लोग घर बैठे देख रहे हैं, तो ये क्लास ऑनलाइन हरगिज़ नहीं है। यहाँ रिकॉर्डिंग देने का मकसद है कि अगर किसी बच्चे का कोई लेक्चर मिस हो गया या वो रिवाइज करना चाहता है तो वो अवेलेबल हो। लेकिन अगर किसी दिन आपको रिकॉर्डिंग ना मिले तो आपने दुखी हो कि ये नहीं कहना मेरे साथ जुल्म हो गया, मैं तो कराची बैठा हुआ था और मैं तो लेक्चर लेता ही सिर्फ इस तरह से था। तो ये ऑनलाइन बैच नहीं है, ये फिज़िकल बैच है, लेकिन लोगों की पढ़ने की टेंडेंसी बदल गई है, इसलिए हम साथ में उसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करना है कि डेली फिजिकली आएँ, क्लास में बैठें, इंटरेक्ट करें प्रॉपर तरीके से, रादर देन के बाद में वीडियो में देखिए हाँ यार वो नीली शर्ट वाले बच्चे ने बड़ा प्यारा सवाल पूछा था, मैं इसकी जगह होता तो मैं सवाल में ये भी ऐसे पूछता। तो भाई आप उसकी जगह आ जाते, आप क्लास में आएँ, हर अगले दिन अच्छी खासी देर तक सवाल जवाब चलते हैं। ऑन एवरेज आधा घंटा पिछले दिन का रिकैप और पिछले दिन के सवाल जवाब पे गुजरता है, और आधा घंटा हम पढ़ते हैं। इतना सुकून, चलें सुकून का एक लेवल और ऐड कर देता हूँ। वो और लेवल क्या है? नहीं, पेनल्टी जो है वो मैं, भाई ने दोबारा से पेनल्टी को वो किया, मैं इसीलिए बता रहा था कि अब टेंडेंसी चेंज हो गई ना। अब क्या होगा, अगर हम कहेंगे पेनल्टी है जिसने टेस्ट नहीं दिया, तो बच्चे क्या करेंगे, क्लास छोड़ के घर बैठ के देखना शुरू कर देंगे। फिर क्या होगा, हम उनकी एक्सेस कैंसिल करेंगे, फिर वो मैनेजमेंट से कहेंगे देखिए जी हमारे साथ जुल्म हो गया है, फलाना हो गया फलाना। तो अब थोड़ा सा प्रॉब्लम बन गई है कि ये पेनल्टी, लेकिन एक टेस्ट हमारा आएगा बड़ा वाला, उसको हम कहेंगे मिड टर्म, उसमें फिर हम ये पेनल्टी वाला काम करेंगे। और मैं 1 महीने पहले से बताना शुरू कर दूंगा कि अब वो वाला टेस्ट आ रहा है जिसमें वो 3 घंटे का टेस्ट होगा फुल आईक्यू वाले पैटर्न पे, तो उसके अंदर फिर हम वो फाइन पेनल्टीज रखेंगे और उन बच्चों की फिर हम एक्सेस भी कैंसिल करवा देंगे।
लेकिन अब हर हफ्ते वो मजाक नहीं हो सकता। खाली फिजिकल क्लास होती थी तो लोग छुट्टी का सोचते ही नहीं थे। अब आप लोगों को जो सहूलतें मिल गई हैं उसके बाद आप पहले छुट्टी का सोचते हैं, बाद में क्लास में जाने का। यानी कि पहले लोग सोचते थे कि किस किस दिन छुट्टी हो सकती है, अब लोग सोचते हैं किस किस दिन मैं, अगर मौसम बहुत अच्छा हुआ, अगर मेरे सारे दोस्त भी जा रहे हुए, अगर हमने कोई बाहर पार्टी भी प्लान की, अगर मोटरसाइकिल भी सही चल रही हुई, मौसम भी सुहाना हुआ, तो ठीक है फिर हम लोग जो है वो कॉलेज चले जाएंगे। तो अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ गई है। लास्ट टाइम इसी कमरे में एक बिज़नेस लॉ की क्लास थी, उसमें सामने ऑनलाइन नीचे बैठे हुए 800 के करीब बच्चे थे जो टोटल एनरोल्ड थे, और 100 बच्चे नज़र आ रहे थे आखिरी एक महीने में, सिर्फ 100, सब मिला के, सामने और ऑनलाइन वाले मिला के। तो ये फिर प्रॉब्लम होता है। आप लोग चले जाते हैं फिर रिकॉर्डेड क्लास पे, और फिर रिकॉर्डेड क्लास नहीं ख़त्म होती कभी भी, वो फिर बोझ बन जाता है। तो डेली की डेली क्लास लें। और वही बात है कि मैं आपको बताने लगा हूँ कि मैंने तो इतनी तकलीफ़ देनी नहीं है। सैटरडे एक ऑफ डे होगा, मैं आपको 6 दिन तकलीफ नहीं दूंगा, 5 दिन तकलीफ दूंगा। एक दिन तकलीफ ये होगी कि आपको लिखना पड़ेगा, और 4 दिन तकलीफ ये होगी कि आपको सुनना भी पड़ेगा। ये नहीं, मंडे को टेस्ट डे के तौर पे सेलिब्रेट करेंगे। अब कुछ दानेश्वर कहेंगे सर इसका मतलब है हम सिर्फ 4 दिन पढ़ेंगे। नहीं, 4 दिन तो क्लास में भी पढ़ रहे हैं और घर जाके भी साथ साथ पढ़ रहे हैं। देन एक दिन ऐसा है जब वीकेंड में आपने बैठ के 3 से 4 घंटे तैयारी की। मतलब पढ़ाई ये थोड़ी है कि बस मैंने जो क्लास में पढ़ाना है वो पढ़ाई है। मतलब मैं क्लास का टाइम 1.5 घंटा कर देता हूँ, हम 7 दिन क्लास कर लेते हैं, मैं ही पढ़ाता रहता हूँ। लेकिन आपने खुद भी तो याद करना है, प्रेजेंट भी करना है। और सब्जेक्ट इतना बड़ा नहीं है कि अब हम इसको, जब ये फुल 2 कंबाइन होते थे तो फिर हम 6 दिन क्लास पढ़ा करते थे। तो 5 डेज अ वीक क्लास है जिसमें मंडे टेस्ट, और मंडे इज़ अ पार्ट ऑफ क्लास। और वो जो 4 दिन जितने इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो अकेला मंडे है, जिस मंडे पे आप आके और अपनी रिटन असेसमेंट कर रहे हैं और आप अपने आप को लिख के देख रहे हैं कि क्या आप किस पोजीशन में हैं। इससे ये होगा कि किसी भी वीक आपके ऊपर बहुत बड़ा लोड नहीं आएगा। भाई 4 दिन आपने 50-50 मिनट पढ़ना है, और एक दिन वीकेंड पे 3 से 4 घंटे इकट्ठे रट्टा मारना है, और वो भी रट्टा अपने रजिस्टर को मारना है और थोड़ी सी रिटर्न प्रैक्टिस कर लेनी है। आप अगर, हम कहते हैं कि जी घर बैठ के थोड़े से पास पेपर्स की रिटर्न प्रैक्टिस कर ले, मत करें, कोई मसला नहीं। जब हम 31-32 टेस्ट आपसे लेंगे और हर टेस्ट में 3-4 सवाल आपको मिलेंगे तो कुछ 100 से ऊपर सवाल तो क्लास में आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो ये एक ओवरऑल है। बीच बीच में जब भी हम कोई चैप्टर ख़त्म करेंगे और हमें जब भी मौका मिलेगा उसके पास पेपर्स मैं आपसे डिस्कस कर लिया करूँगा कि देखें ये सवाल आया था, क्या ऐसे सोच रहा था, ऐसे सोच रहा था। तो पास पेपर का मिजाज आपको समझ आ जाएगा, आंसर करने का तरीका भी समझ आ जाएगा। लेकिन आपने आंसर सही करना है या नहीं करना ये पता लगेगा जब आप हमें लिख के बताएंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज़ होंगी। तो इससे ये होगा कि हम लोग बड़े रिलैक्स तरीके से चीज़ें पढ़ते जा रहे होंगे, और उसके बावजूद भी रिज़ल्ट तक हम एक अच्छा रीज़नेबल पोर्शन अपना कवर कर चुके होंगे। रिज़ल्ट से मुराद ईद। तो ईद तक हम लोगों ने अपना आधा सिलेबस इंशाल्लाह ताला ख़त्म करना है। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला पोर्शन जो मैंने आपको बताया था वो इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि ईद से पहले पहले तक वो हम इंशाल्लाह कवर कर लें। घबराए तो नहीं बैठे? डेली 50 मिनट पढ़ लेंगे, पक्की बात है। मैं बता रहा हूँ ये 50 मिनट भी नहीं पढ़ पाएंगे आप। इसलिए जहन में रखें कि ये 50 मिनट भी एक ज़रूरी टारगेट है, और हर दिन एक टिक मार्क जाके लगाना है कि यस मैंने आज वाला 50 मिनट पढ़ लिया है। डन? कोई सवाल इस सारी बातों से रिलेटेड, कोई कन्फ्यूजन? नहीं तो अभी अगले दिन भी इसी पे सवाल जवाब होंगे। पहले पिछले दिन का रिकैप देना होता ना अगले दिन। जी, फ्राइडे वाले दिन क्लास का टाइम क्या होगा? फ्राइडे वाले दिन क्लास 1:15 तक होगी। मैं कोशिश करूंगा कि 1:10 पे ख़त्म हो जाए, लेकिन 1:15 तक, यानी कि 15 मिनट थोड़ा सा स्क्वीज़ हो जाएगा टाइम, जुम्मे को जहन में रखते हुए। तो टारगेट 1:15 का होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा और सेफर साइड कोशिश करूंगा कि अगर टॉपिक जल्दी ख़त्म हो सकता है तो हम 1:10 करें, अदरवाइज़ 1:15 पे क्लास हमारी ख़त्म हो जाएगी, ताकि आपको जुम्मे के लिए टाइम मिल जाए, और फिर अगली क्लास गालबन 1 घंटे बाद होगी। जी, जी, अब अगेन वही बात है कि क्या आईकेप के रिजल्ट में टीचर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं या खाली स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं? दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर एक टीचर कोताही कर रहा है पढ़ाने में तो वो रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अक्सर शहरों में कई दफ़ा क्या होता है कि कुछ टीचर जो है वो कई दफ़ा तो छुट्टियां बहुत ज़्यादा करते हैं,
और कई दफ़ा नज़र आता है कि ठीक है जी वो बच्चों से कह दिया ये बस है, खुद ही से कर लेना सारा कुछ। तो आप सही कह रहे हैं कि टीचर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कई दफ़ा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर एक टीचर की क्लास में आधे बच्चे पास हैं और आधे पास नहीं हैं, अब किसका कसूर होगा? अब ये कैसे पॉसिबल है कि टीचर आधे टाइम रिस्पॉन्सिबल रहा और आधे टाइम इररिस्पॉन्सिबल रहा? तो मज़े की बात है कि एक बहुत बड़ा जो कसूर है वो स्टूडेंट के एंड पे होता है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं टीचर्स को डिफेंड करूं। कभी कभी टीचर्स भी नाइंसाफ़ी कर जाते हैं, कई दफ़ा छुट्टियां ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं, कई दफ़ा बीच में एक दो हफ्ते के लिए चले जाते हैं या कुछ और इस तरह से करके। यहाँ आपको नज़र आएगा, यहाँ जब आएंगे ना तो आप आवाज़ार हुए होंगे, आप टीचर से कहेंगे सर आप छुट्टी कर ले खुदा के लिए। ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने फील करना है आगे। जब रमज़ान में आप हर दिन टीचर से कहेंगे सर बस कल छुट्टी कर ले, हो गया ना। मैं तो घर वालों से वैसी आवाज़ आ रहा हूँ, घर वाले जो है ना उन्होंने मुझे निकाल दिया, वो कह रहे हैं बस जाओ बाहर और बच्चों को पढ़ाओ। तो अच्छा, स्टूडेंट्स में अगेन वही बात है कि स्टूडेंट कब रिस्पॉन्सिबल होता है? भाई हो सकता है आप कहें जी आब्दी साहब ने सारा कुछ पढ़ाया, मैंने आब्दी साहब की क्लास पढ़ी थी, मेरा पेपर रह गया। अब पढ़ी थी इसे क्या मुराद था? हाँ जी, मैं क्लास में बैठा होता था और सामने स्लाइड देख रहा होता था और उनके मुंह से निकलते हुए अल्फाज से महसूस हो रहा होता था। तो ये क्लास इतनी नहीं है, ये सारे एलिमेंट्स पूरे करने हैं। मतलब मैं अकेले पास नहीं कर सकता। BMBS में एक थ्योरी हुआ करती थी, पुराना एक सब्जेक्ट था कि 50% आउटकम बाहर की इन्वायरमेंट से आता है और 50% अंदर के इंसान से आता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50% तक पहुँचा सकता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ा सकता हूँ, आपसे टेस्ट ले सकता हूँ, आपको हर दिन का टारगेट दे सकता हूँ, आपको आसान नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन घर में आप 50 मिनट पढ़े या नहीं पढ़े मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। टेस्ट वाले दिन आप छुट्टी पे चले गए, ज़्यादा से ज़्यादा फाइन रखूँगा, आपको तंग करूँगा, डराऊँगा, आप कोई जेन्युइन रीज़न दे देंगे, कोई मेडिकल स्टेटमेंट दिखा देंगे, मैं और क्या कर सकता हूँ? तो हम हैं ट्यूशन सेंटर, ये जहन में रखना है। कॉलेजेस होते हैं ना, कॉलेजेस ने दाखिला खुद भेजना होता है, बच्चों को टेंशन होती है कि कॉलेज का स्टैंडअप पास नहीं हुआ तो क्या होगा। यहाँ कॉलेज जो है ना वो बन गए हैं ट्यूशन सेंटर। आप हमसे ट्यूशन लिए बगैर खुद से भी पढ़ो तो भी कोई मसला नहीं, आपको दाखिला भेजने के लिए स्कैंस की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जब स्टूडेंट आज़ाद होता है ना तो फिर वो ज़रा ज़्यादा आज़ाद हो जाता है। तो आपने अपने अंदर के स्टूडेंट को संभाल के रखना है। टीचर इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा एनर्जी एम्पेयर करता हुआ नज़र आ रहा होगा। और इस सब्जेक्ट में तो अल्लाह का शुक्र है, इस सब्जेक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा नाम दिया है, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है। पिछले तकरीबन कोई 3 साल में 3 दफ़ा ICAP वाले अपनी तरफ से पूरे पाकिस्तान को क्लासेस करवाने के लिए बुला चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि ICAP की तरफ से पूरे पाकिस्तान को किताबें। फिर ये वाली किताब जो है वो रिकमेंड करते हैं। ICAP से कोई पूछे जी आपकी किताब के अलावा कोई, तो वो मतलब कहते हैं कि जी हमारी किताब आपको सॉफ्ट में मिलेगी। बट बहुत सारे लोग लाहौर और कराची में हैं जो हमारी किताब रिकमेंड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो टीचर की तरफ से आपको इंशाल्लाह ताला एक अच्छी एफर्ट नज़र आ रही होगी, लेकिन जब तक आप एफर्ट पुट नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। जी सर, जो एग्जामिनर कमेंट्स हैं वो सर हमें इस सेशन में प्रोवाइड हो जाएंगे या नहीं? जी, एग्जामिनर कमेंट हर पेपर के आते हैं, लेकिन जो जिस अटेम्प्ट में आते हैं उससे मतलब अभी अटेम्प्ट हुई है ना, तो इसके एग्जामिनर कमेंट को 2.5-3 महीने बाद जाके आते हैं, लेट आते हैं। लेकिन जब हम एंड के करीब होंगे तो हमारे पास वो एग्जामिनर कमेंट्स मौजूद होंगे। जी, कल से पढ़ने के लिए तैयार? देखिए, मंडे वाले दिन घर जाके 50 मिनट नहीं पढ़ना। अगले मंडे पे टेस्ट होगा। पहला मंडे था जिसमें खुदा ना खास्ता आप पढ़ सकते थे। आज हम लोगों ने किताब की बात की, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड थी सारे उसमें, दैट वाज कि आपका जो सिलेबस आउटलाइन है वो क्या है। ये आपका सिलेबस आउटलाइन है जिसमें आपका सारा पैटर्न है। हम लोग इंशाल्लाह B और C पोर्शन शुरू कर रहे होंगे। ये हम ईद से पहले ट्राई कर रहे होंगे इंशाल्लाह, और ईद के बाद फिर हम बाकी 2 कवर कर रहे होंगे। और इंशाल्लाह ताला जब आपका वो एक बड़ा इम्तिहान होगा तब तक हम मेजॉरिटी सिलेबस कवर कर चुके होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो बस कल से अब जो है वो डेली क्लास में और क्लास के बाद पढ़ने की आदत डाल लें। जब तक किताब नहीं आ जाती रीप्रिंट होके, तो तब तक आप लोगों को हैंडआउट्स डेली बेसिस पे इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, ताकि आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो साथ साथ आप घर जाके दोहरा सकें। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। इससे पहले एक अगली क्लास का हम टाइम खा जाएं।